7 तारीख दिन शनिवार। बिहार के खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। पूरा बिहार कड़ाके की ठंड के चपेट में। अगले 2 दिनों तक कोई राहत की उम्मीद नहीं। बिहार का सबसे ठंडा स्थान बांका रहा। राज्य में जातिगत आधारित जनगणना आज से शुरू। पहले चरण में 21 जनवरी तक राज्य में सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। और जानेंगे बिहार के खेल समाचार भी। अब समाचार विस्तार से। पटना समेत राज्य में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 24 से 36 घंटों में इसकी वजह पूरी तरह बदल गई है। अब तक सुबह के आसमान में बादलों के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट हुई थी, जिसमें शीतलहर जैसे हालात बने थे। शुक्रवार से बर्फीली पछुआ हवा के प्रवाह से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे कई जिलों में भीषण ठंड के हालात बने हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 24 जिलों का न्यूनतम तापमान गिरा है। कई जगहों पर तापमान में भारी गिरावट से शीत दिवस की स्थिति बन गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने से पटना, गया समेत कुछ जगहों पर दोपहर में आंशिक राहत की स्थिति भी रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार की सुबह न्यूनतम तापमान में आई गिरावट की वजह से पटना समेत 4 जिलों में भीषण शीत दिवस जबकि 5 अन्य शहरों में शीत दिवस की घोषणा कर दी है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में सीवियर कोल्ड डे, जबकि गया, पूर्णिया, सुपौल, सबौर और मोतिहारी में कोल्ड डे घोषित किया है। शनिवार के भी इन जिलों में इसी तरह के हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने लोगों से ठंड में सतर्कता बरतने के लिए सलाह दी है। 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका व फारबिसगंज राज्य में सबसे ठंडे स्थान रहे। मुजफ्फरपुर में राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लगातार ठंड से पटना समेत पूरे सूबे का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को ठंड से काफ़ी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ 7 दिनों के बाद शुक्रवार को पटना में दोपहर के समय धूप खिली और अधिकतम तापमान में थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन अब भी अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहने व न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट से कड़ाके की ठंड का प्रभाव पूरे दिन बना रहा। पछुआ के प्रभाव से पटना के लोग घरों में भी कनकनी महसूस करते रहे। राजधानी का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के फारबिसगंज, पूर्णिया में घना कोहरा, राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहा। पटना में सुबह के समय 1000 मीटर दृश्यता रही। पछुआ हवा का प्रभाव बढ़ने से राज्य के अधिकतम शहरों में दृश्यता में सुधार हुआ है। इसका असर विमान सेवाओं पर पड़ा है। पटना में रनवे पर बेहतर दृश्यता की वजह से विमानों की समय वृद्धि आवाजाही में शुक्रवार को सुधार दिखा गया। हालांकि स्पाइस जेट के एक फ्लाइट रद्द रही, लेकिन यात्रियों को इसकी सूचना पहले भी भेजी जा चुकी थी। पटना एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट विस्तारा की आई। रनवे पर बेहतर दृश्यता से विस्तारा की UK 717 दिल्ली पटना फ्लाइट में अपने निर्धारित समय पर 9:45 पर उतरी थी। वहीं दूसरी ओर बिहार सहित अन्य राज्यों से कोहरे और शीतलहर जैसे हालात होने के कारण ट्रेनों में लेट लतीफ़ी शुक्रवार को भी जारी रही। पटना पहुंचने वाली 9 ट्रेनें घंटों लेट रही। खराब मौसम के कारण पिछले 15 दिनों से लगातार ट्रेनों की लेट लतीफ़ी जारी है। पटना में शुक्रवार को 1 घंटे 45 मिनट से लेकर 7 घंटे तक ट्रेनें लेट से पहुंची है। राज्य में शनिवार से जाति आधारित जनगणना की कवायद शुरू हो जाएगी। सरकार 2 चरणों में इस कवायद को अंजाम देगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या की गणना की जाएगी। दूसरे चरण में मार्च से सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़ा एकत्रित की जाएगी। यह पूरी कवायद मई 2023 तक चली जाएगी। पहले यह कवायद फरवरी 2023 तक पूरी हो जानी थी। राज्य सरकार इस कवायद के लिए अपने आकस्मिक कोष से 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सर्वेक्षण के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सर्वेक्षण के तहत पंचायत से जिला स्तर तक का आंकड़ों को एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप से एकत्रित किया जाएगा। ऐप में स्थान, जाति, परिवार में लोगों की संख्या, उनके पेशे और वार्षिक आय के बारे में प्रश्न होंगे। जनगणना कर्मियों में शिक्षक, आंगनबाड़ी, मनरेगा या जीविका कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह कवायद पटना जिले के कुल 12,696 प्रखंडों में की जाएगी। सूबे की राजनीति में जातीय जनगणना एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जदयू और महागठबंधन घटक लंबे समय से मांग करते रहे थे कि जल्द से जल्द इसे पूरी की जाए।
राज्य में शनिवार से शुरू हो रही जाति आधारित जनगणना बहुत अच्छे ढंग से होगी। इसकी गणना से लोगों की आर्थिक स्थिति की भी पता चलेगा, जिससे समाज के हर तबके के उत्थान में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से यह जानकारी देते हुए अपील की है। समाधान यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने शिवहर और सीतामढ़ी जिले में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कहा कि जाति की जनगणना सही ढंग से हो, इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया है। इस कार्य में लगे सभी कर्मचारी एक एक घर में जाकर एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे। कई बार लोग जाति की जगह उपजाति बता देते हैं। ऐसी स्थिति में उसकी बगल में रहने वाले व्यक्ति से जाति के संबंध में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी जाति के संबंध में सही जानकारी दें तो उसकी गणना ठीक से हो सकेगी। अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर भी से रह रहा है तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन ठीक ढंग से होनी चाहिए। इससे सही मायने में सभी जातियों की संख्या की गिनती हो सकेगी। इससे पूरे राज्य की जनसंख्या की गिनती हो जाएगी। लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी सरकार को मिल जाएगी। लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने से उनके विकास के लिए योजनाएं शुरू करने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को फायदा मिलेगा और इलाके की विकास होगा। रणजी ट्रॉफी में बढ़त लेने से बिहार चूक गया, जिसे एक अंक से संतोष करना पड़ा। बिहार की खराब बल्लेबाजी का नतीजा सामने आ गया। नजर बैटिंग करते हुए मेजबान टीम प्लेट ग्रुप की रणजी ट्रॉफी मैच में सिक्किम के खिलाफ पहली पारी के स्कोर 157 को पार कर बढ़त नहीं ले सकी। दोनों टीमों को पहली पारी का स्कोर बराबरी पर रहा, जिससे दोनों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। प्लेट ग्रुप में बिहार की टीम 4 मैचों से 11 अंकों के साथ मेघालय, मणिपुर और सिक्किम के बाद चौथे स्थान पर रहा। बिहार का आखिरी लीग मुकाबला नदियाड में 12 जनवरी से मिजोरम से होगा। बिहार को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिरी मैच हर हाल में कम से कम ड्रॉ कराना होगा। ऊर्जा स्टेडियम में बिहार की टीम पहली पारी में तीसरे दिन के स्कोर से आगे खेलते हुए 157 रन पर आउट हो गई। सिक्किम ने भी पहली पारी में 157 रन बनाए थे। इसके बाद सिक्किम ने पारी में खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 122 रन बनाया। इससे पहले बिहार ने पिछले दिन के स्कोर में ज़्यादा इजाफा नहीं कर पाई। उपकप्तान शकीबुल गनी अपने अर्धशतक में सिर्फ 2 रन जोड़ सके। उसके बाद बाकी के बल्लेबाज भी टीम को बढ़त नहीं दिला पाए। रणजी ट्रॉफी की पहली पारी में बढ़त लेने का काफ़ी महत्व है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब दोनों टीमों की पहली पारी का स्कोर एक समान होता है। बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब दोनों टीमों का स्कोर एक जैसा रहा। ऊर्जा स्टेडियम में बिहार और सिक्किम के बीच ड्रॉ हुए इस मुकाबले में दोनों टीमों का स्कोर 157 रन रहा। इससे पहले बिहार किसी मैच में सिर्फ एक बार बराबरी का स्कोर हुआ था। 1998-1999 के सत्र में बिहार बनाम मध्य प्रदेश का मैच हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश के 291 रन के स्कोर को बाद में बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 291 रन बनाकर बराबर कर लिया था। यह मैच रांची के बिरसा स्टेडियम में खेला गया था। यह मैच सुपर लीग के ग्रुप सी का था। तब बिहार के लिए पहली पारी में कप्तान सुनील कुमार ने सबसे ज़्यादा 70 रन बनाए थे। यह मैच ड्रॉ रहा था। तब दोनों की टीमों को इसके लिए 3-3 अंक मिले थे। उस समय मध्य प्रदेश की कप्तानी चंद्रकांत पंडित ने की थी। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से 400 किलोमीटर दूर रीवा हवाई पट्टी के पास एक प्रशिक्षण विमान मंदिर के गुंबद से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार प्रशिक्षक पायलट की मौत हो गई तथा एक प्रशिक्षु पायलट भी घायल हो गया। मृतक पटना का रहने वाला था। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चोरहट्टा पुलिस थाना प्रभारी जेटी पटेल ने बताया कि ट्रेनर विमान बृहस्पतिवार देर रात लगभग 11:30 रेवा चोरहट्टा हवाई अड्डे पट्टे पर उतरने के प्रयास में 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर के गुंबद और बिजली के तार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं रीवा के जिलाधिकारी मनोज पुष्प ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर किया कि प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार पटना के निवासी कैप्टन विमल कुमार 50 वर्ष की दुखद मौत हो गई, जबकि जयपुर राजस्थान का रहने वाला प्रशिक्षु पायलट सोनू यादव 23 वर्षीय घायल हो गया। चौरहट्टा पुलिस थाना प्रभारी पटेल ने बताया कि हादसे में घायल सोनू यादव को रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में संवाददाताओं से कहा कि प्रशिक्षु विमान कोहरे के बीच चौरहट्टा हवाई पट्टी पर उतरने के प्रयास में एक मंदिर के गुंबद और बिजली के तारों से टकराकर दुर्घटना हो गया। मिश्रा ने बताया कि घटना के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और तत्काल रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
समलैंगिक विवाह के कानूनी मान्यता देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 1 मार्च से सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर देश भर के उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ते हुए उन्होंने अपने पास अंतर्राष्ट्रीय कर लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की पीठ ने केंद्र से 15 फरवरी तक इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि न्यायालय के पास 2 विकल्प हैं। एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए तैयार है और शीर्ष अदालत उसके फैसले का इंतजार कर सकती है, या फिर वह सभी याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर सकती है। याचिकाकर्ता के वकीलों ने पीठ को बताया कि वे चाहते हैं कि शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर एक आधिकारिक घोषणा के लिए सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर ले और केंद्र सरकार शीर्ष कोर्ट के समक्ष जवाब दे सकता है। गाज़ियाबाद हिंद मामले में फुलवारी शरीफ के रहने वाले मरगूब उर्फ दानिश के खिलाफ ANI ने शुक्रवार को पटना की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में मरगूब पर देश के विरोधियों गतिविधियों समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। मरगूब फुलवारी के मुनीर कॉलोनी में रहकर पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों के संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ा हुआ था। इस ग्रुप में शामिल देश विरोधी ताकतों की मंशा भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की थी। मरगूब को गुप्त सूचना पर फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया था। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में शनिवार को वैशाली में शामिल होंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के साथ भागलपुर और खरगोन में होने वाले कार्यक्रम में रहेंगे। शुक्रवार की शाम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लेकर निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग ने अपने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों से 15 फरवरी तक चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभाग के सभी निदेशकों के अलावा अन्य अधीन प्रधानों को इस संबंध में पत्र भेजा है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 20 मार्च तक उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य सरकार ने अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए इसकी 24 घंटे निगरानी का फैसला किया है। इसके तहत सभी बालू घाटों की अब 24 घंटे निगरानी होगी। जिलों में तैनात खनन पदाधिकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से इन कार्यों की निगरानी कर सकेंगे। साथ ही रात में पुलिस का सहयोग लेकर घाटों पर पेट्रोलिंग भी होगी। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 3000 करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध दिसंबर महीने तक मात्र 1963 करोड़ ही संग्रह हो पाया है। बिहार विकसित होगा तभी देश के विकास होगा, ये बातें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने शुक्रवार को पटना क्लब में आयोजित 4 दिवसीय इलेक्ट्रिक ट्रेड एक्सपो के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि बिहार का संरचनात्मक ढांचा विकसित हो जाएगा तो यह देश खुद ब खुद विकसित हो जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उद्योग के क्षेत्र में बिहार 10वें स्थान पर है। यहाँ उद्योग लगने से कंपनियों को नॉर्थ ईस्ट माल भेजने में सुविधा होगी। बिहार में अलग से इलेक्ट्रिक क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ही समाचार का यह बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्ते।